बे लेट हो गया तू। टाइम पे बताने का है। चलो भाई ध्यान दो, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ऊपर जाएगा ही नहीं, ये क्या मजाक है। साइज भी छोटा नहीं हो रहा। Which of the following reaction will give 2 degree chiral alcohol as one or more of the major products? ये ऐड, मेरा ब्लूटूथ क्यों नहीं ऐड हो रहा है भाई, डिजिटल पैड, 1 मिनट रुक जाओ। Which of the following reaction will give 2 degree chiral alcohol? एक तो अल्कोहल 2 डिग्री होना चाहिए और कायरल भी होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए एज वन और मोर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। चलो ठीक है, पहले वाले रिएक्शन की बात करते हैं। पहले वाले केस में क्या होगा? अच्छा, ये रिएक्शन तो बताया हुआ आप लोगों ने नोट्स कॉपी में कहीं ना कहीं। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मान लो यहाँ पे RMgX दे रखा, इसका रिएक्शन O2 के साथ कराया, सेकेंड स्टेप में H+, ये फिनॉल के प्रिपरेशन में ही बताया हुआ है, तो प्रोडक्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ कुछ नहीं होगा, बस अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन है, इसलिए 2 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे, 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका रिएक्शन O2 के साथ कराया, लास्ट स्टेप में एसिडिफिकेशन करा रहा है, इसका मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होना है। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आया या जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में ऑक्सीजन अटैच होगा, उसी डायरेक्शन में ऑक्सीजन के ऊपर H अटैच होगा। मतलब अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से कुछ ऐसा प्रोडक्ट सोचा जा सकता है। ड्यूटेरियम जहाँ है वही, चलो इसे ही बना लेते हैं, जहाँ पे मैग्नीशियम था बट वहां पे वो H ग्रुप आ जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री है, तो आंसर तो नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले केस पे चलते हैं। सेकंड वाले केस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर ईस्टर है तो इस पे अगर क्या है, सुबह सुबह धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। सुबह सुबह धूम्रपान के अलावा सस्ता नशा करना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, और सुबह सुबह चावल खा के आना भी हानिकारक होता है। तीनों में से कोई, हम 3 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, दूसरा सस्ता नशा करना हानिकारक है, चावल खा के आना हानिकारक है, और ऑल ऑफ द अबव। अब ऐसा नहीं है, तो हमारा बॉडी एडजस्ट कर जाएगा। हाँ, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है तो अपना रिएक्शन होगा एसिड डेरिवेटिव का, ऐसे नहीं रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इस पे ऐड होगा और जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट इसको यहाँ से हटा सकता है। तो अगर एक्सेस दे रखा, मतलब पहले स्टेप में CH3 इस पे ऐड होगा, चलो नीचे रिएक्शन लिख लेते हैं। HC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है जिसके ऊपर कार्बन है जिसके ऊपर 2 कार्बन, मतलब C2H5 है। इसका रिएक्शन CH3 MgI के साथ कराए, मतलब CH3 माइनस मिलेगा, सॉरी CH3 माइनस वाला पार्ट, अरे CH3 माइनस वाला पार्ट कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके लिविंग ग्रुप को हटाएगा। सो HC डबल बॉन्ड O के साथ CH3, कॉमन नेम क्या कंपाउंड का? कंपाउंड का एसीटोन। अरे यार, तुम लोग सब के सब बुढ़ापा में आ गया है अभी, बचपना वाला चीज। मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है। अबे तू स्वेटर क्या नहीं पहन रखा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है? तबियत बिगड़ेगा ना तो सारा गर्मी निकल जाएगा तेरा, फिर बोलेगा एग्जाम खराब गया क्योंकि तबियत खराब था। क्या है भाई कॉमन नेम? फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम। हे भगवान, तो ये क्या है?
तुम लोग दुनिया में सारा भारी भारी चीज करना चाहता है, छोटा मोटा चीज भूल गया है। अब एक कभी भी ऐसा यूनिट आता है ना CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O, इसको AC से रिप्रेजेंट करते हैं, एसिटाइल ग्रुप। कभी भी अगर CH3 के साथ, ओए चुप जा, कभी भी CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O आएगा तो उसको AC ग्रुप बोला करते हैं, एसिटाइल ग्रुप हमेशा। तो इसीलिए एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज एसिटिक एसिड। अगर हम लोग एल्डिहाइड लेके चल रहे हैं, दिस इज एसिटल्डिहाइड। अगर हम लोग इस तरह का कंपाउंड लेके चल रहे हैं, दोनों तरफ से ये है एसीटोन बोल दिया करते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखा करिए। इनफैक्ट आप लोग को याद होगा AC करके एक लिगेंड भी आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आता है ना, एसिटाइल एसीटोनेटो। अरे तुम लोग का ना, रुको अभी डंडा लेके आएंगे तब समझ में आएगा तुम लोग को याद कैसे होता है रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड। तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ और साथ ही साथ कुछ और कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। चलते हैं हम लोग एक्सेस वाले पार्ट पे। एक्सेस क्या करेगा, तो अभी भी यहाँ पे ऑप्शन है रिएक्शन का, क्योंकि एल्डिहाइड की टोन है जिसके ऊपर फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन हो सकता है। अगर इस पे CH3 माइनस का रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन फिर से करा रहे हैं, तो फिर कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड होगा, एक CH3 एडिशन, दूसरा एक और CH3 एडिशन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर लिया। सो कंपाउंड वाले पार्ट में जो अल्कोहल बन रहा है दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन सवाल में पूछा था क्या, कायरल अल्कोहल एज वन और मोर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब आंसर नहीं होना चाहिए, पक्का ये आंसर होगा। सवाल में कहीं ऐसा थोड़े ना बोला है केवल यहीं से रिएक्शन आएगा, इधर से भी तो आ सकता है। इसीलिए ईस्टर का पार्टिकुलरली ध्यान रखने की कोशिश करिए। जब भी ईस्टर आएगा तो दो तरफ से कार्बन चेन है, लेफ्ट के कार्बन चेन को भी कंसिडर करना है, राइट के कार्बन चेन को भी कंसिडर करना है। लेफ्ट साइड में 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा क्योंकि सेकंड स्टेप में हम लोग एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो पहले वो माइनस बनेगा, लास्ट स्टेप में H प्लस के एडिशन पे OH का फॉर्मेशन होगा। एक कायरल सेंटर है, 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका मतलब आराम से कायरल प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर तो होना ही चाहिए, बट फिर भी थर्ड ऑप्शन पे चलता है। थर्ड ऑप्शन वाला पार्ट आप लोग के लिए थोड़ा नया है, कुछ लोग हो सकता है सीख रखे हो, जो लोग नहीं सीख रखे हम क्लास में बोले भी थे कि एडवांस में थोड़ा बहुत हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। दिस इज एपॉक्साइड। एपॉक्साइड SN1 रिएक्शन कर सकता है या SN2 रिएक्शन कर सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता। और ये चीज ध्यान रखना है, रेट ऑफ SN2 इपॉक्साइड का हाइयर होता है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड। ये भी ध्यान रखना है। इसका एक पर्पस है, जब हम लोग NGP रिएक्शन पढ़ेंगे, NGP रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, तब वहां पे इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर लिया करते हैं। रेट ऑफ SN2 इपॉक्साइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करिएगा सब लोग। बहुत भारी चीज नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। अब इसमें सवाल है कि SN1 और SN2 दोनों कैसे हो सकता है, तो इसका तरीका बेसिक सा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ज्यादा बेटर होगा समझने के लिए। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन कराते हैं हम लोग न्यूट्रल इपॉक्साइड के साथ, तो न्यूट्रल इपॉक्साइड 3 मेंबर रिंग बहुत ही अनस्टेबल है, 3 मेंबर रिंग रहना नहीं चाहेगा, आराम से रिएक्शन करना चाहेगा। अगर कोई न्यूट्रल इपॉक्साइड के साथ हम लोग किसी न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं, तो आराम से SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में क्या होगा, दो कार्बन है अपने पास, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। लेस हिंड्रेंस किस पे, 1 या 2 पे, 2 पे लेस हिंड्रेंस है। SN2 में हमेशा वही रिएक्शन कराते हैं जहाँ पे हिंड्रेंस कम होता हो। तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे, जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे तो 3 का कार्बन चेन, अंदर वाले पार्ट पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन और बाहर वाले पार्ट पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। एक ये तरीका हो गया जो हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर मान लो इपॉक्साइड है, पहले स्टेप में इस पे H प्लस का एडिशन करा दिया, या किसी इलेक्ट्रोफाइल का या किसी लुईस एसिड का एडिशन करा दिया। नॉर्मली H प्लस का एडिशन नहीं कराया जाएगा, लुईस एसिड का एग्जांपल लेना है तो AlCl3 ले सकते हैं। H प्लस भी एडिशन हो सकता है लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन में नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या है एक बार डिस्कशन कर लेंगे। मान लो AlCl3 है, तो AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। ऑक्सीजन इस बार न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देगा। तो वैसे ही 3 मेंबर रिंग में हाई स्ट्रेन था, एंगल स्ट्रेन, अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन करके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। AlCl3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट हुआ माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया प्लस चार्ज। ऐसा ही कुछ केस आना चाहिए। सो अगर आप ढंग से देखिए तो आपको अल्कीन का रिएक्शन में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन दिख रहा होगा। ऐसा ही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन लेते थे हम लोग, हेलोनियम इंटरमीडिएट, कुछ याद आ रहा है ऐसा। सो इसीलिए हम मैकेनिज्म वगैरह बताया करते थे कि सुन लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसको याद रखने का।
क्वेश्चन उसके बिना भी हो जाएगा बेसिकली। अगर हम मेन सेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इतना डिटेलिंग नहीं चाहिए, बट एडवांस में मैकेनिज्म के थ्रू ही जाना होता है। तो हम लोग का टाइम आ गया कि हम लोग आराम से मैकेनिज्म के थ्रू सीखे इस चीज को। अच्छा, एसन सॉरी, जब हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का केस लेते थे तब उस केस में ये हम लोग डिस्कशन किए थे, निक्लियोफाइल को उस कार्बन पे डालना है जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कैरेक्टर हो, तो इसलिए अंदर वाले कार्बन पे डालना पड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग SN1 के जैसा रिएक्शन बोल सकते हैं, जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वहां पे निक्लियोफाइल ऐड हो रहा, SN1 के जैसा रिएक्शन। बस अच्छा चीज ये है कि हम लोग का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होना है। तो निक्लियोफाइल वाला पार्ट इस बार अंदर वाले कार्बन पे गया, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाए। सो अपने प्रोडक्ट में 3 का कार्बन चेन, अंदर वाले पार्ट पे निक्लियोफाइल, बाहर वाले पार्ट पे ऑक्सीजन के साथ AlCl3 है। लेकिन जब सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में एक आप लोगों को क्लास में पॉइंट बताया था, जितना भी मेटल नॉन मेटल बॉन्ड है सबको ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर उतना ही H, मतलब नॉन मेटल को उतना ही H लगाना होता है। जैसे मान लो ऐसा प्रोडक्ट बना, चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। अगर इसका रिएक्शन हम लोग CH3 MgBr के साथ कराए तो एक्चुअल में CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन को ऑर्डिनेट करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाएंगे तो अपने प्रोडक्ट में CH3 ऐड हुआ, O माइनस का फॉर्मेशन हुआ, और ये O माइनस के साथ अभी H प्लस नहीं आया है क्योंकि आपने H प्लस डाला ही नहीं है मीडियम में। H प्लस हम लोग इनिशियली डाल भी नहीं सकते क्योंकि H प्लस अगर इनिशियली डालेंगे तो यहीं से रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि निक्लियोफाइल अच्छा है, H प्लस एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट है, तो शुरुआत में H प्लस नहीं डालते हैं। तो फिर प्रॉब्लम है कि माइनस चार्ज रहेगा कैसे। तो ऑब्वियस सी बात है CH3 माइनस को हटाएंगे तो Mg प्लस भी आएगा, यही O माइनस MgBr के साथ कॉम्बिनेशन में चला जाता है। अब इसके बाद जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करने की कोशिश करते हैं, H प्लस डालने की कोशिश करते हैं, तो मेटल नॉन मेटल बॉन्ड को ब्रेक करना है और नॉन मेटल के ऊपर H का अटैचमेंट करते हैं हम लोग। मतलब अपने प्रोडक्ट में कार्बन चेन जैसा था वैसे ही रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर H का एडिशन हो जाएगा और Mg वाले पार्ट के ऊपर OH का एडिशन। ये हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ा हुआ है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक सॉल्ट है A और B के नाम पे, अगर मान लो A माइनस है और B प्लस है, तो अगर हम लोग इसमें वाटर का एडिशन कर रहे होते हैं तो यहाँ से H प्लस ऐड हो जाता है A माइनस पे और दूसरे वाले पार्ट पे क्या चला जाता है, OH माइनस। तो वही चीज यहाँ पे है, जहाँ पे माइनस था वहाँ H प्लस चला गया यहाँ पे, और माइनस जो था वो नॉन मेटल होगा तो इसीलिए उसी पे H जाता है, और जो प्लस है वो मेटल होगा, उसके ऊपर OH डाल करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट उसका उससे कोई लेना देना होता नहीं, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं जब अपना प्रोडक्ट बनेगा। सो जब हम लोग सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ एक एल्युमिनियम का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे OH का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है अगर आप एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो। बहुत भारी नहीं है, बट क्वेश्चंस में जब आता है तो पहली बार शुरुआत में दिक्कत होता है, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चंस करते करते अपने आप रिकॉल हो जाएगा सारा। चलो हम लोग चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे, C ऑप्शन में करेंगे क्या। तो पहला चीज इपॉक्साइड दे रखा है यहाँ पे, डिग्री से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, और हम लोग का वाटर दे रखा है, चलो इसको मान लेते हैं कि सेकंड स्टेप में ही है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेगेटिव चार्ज इस साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट में बेंजीन है, ऊपर H है, नीचे CH3 है, मतलब इसका लोन पेयर बेसिकली है तो नेगेटिव चार्ज इसी कार्बन पे, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज का जो ओरिएंटेशन है वो बेसिकली राइट साइड की तरफ होना चाहिए नॉर्मली। ऑल्दो इसमें बड़ा एक कैच है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में ज्यादा दिख रहा है। अगर रेजोनेंस में ज्यादा दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट भी नहीं होगा, पहला चीज, और दूसरा लोन पेयर इधर उधर मूव करेगा, तो यहाँ कायरल सेंटर जैसा कोई चीज होना नहीं चाहिए। अगर ये मतलब कोई क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम कर लिया है ऐसे रैंडमली तब तो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशंस काफी अच्छा है, मतलब एडवांस को बहुत अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे, लेकिन ये फिर मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन में जाना चाहिए, है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। खैर, अभी के लिए नेगेटिव चार्ज दोनों में से किसी भी कार्बन पे डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही कार्बन है। नेगेटिव चार्ज को कार्बन पे कोऑर्डिनेट कराया, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके हटाया। सो अपने स्ट्रक्चर में एक तरफ बेंजीन है, जो दूसरा साइड था उधर कार्बन चेन अटैच हुआ CH2, जिसके ऊपर एक और कार्बन है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग OH का फॉर्मेशन किए। ऊपर H है और नीचे वाले साइड में CH3 है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है कि 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। मान लो अगर यही निगेटिव चार्ज इस पे कोऑर्डिनेट करता है इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीन वाले साइड पे चले जाता है अगर, तो भी कोई फर्क पड़ता क्या। कार्बन से ये 2 डिग्री, सॉरी ये कार्बन अटैच होता, फिर इससे कार्बन अटैच होता और उसके बाद OH बनता, तो अभी 1 ही डिग्री बनता। तो ऑल्दो यहाँ पे जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर का है, और हो सकता है कि यहाँ पे मतलब ओरिएंटेशन चेंज होता रहे। एक बार इधर बॉन्ड बन गया तब तो कायरल सेंटर आएगा। तो अगर मान लो आप ऐसा भी बोलो कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं कर सकते, sp2 है,
लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। अगर sp3 में है और एक कायरल सेंटर मतलब हमेशा क्या होगा, R+S कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अल्कोहल है ये 1 डिग्री ही बन रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन बी कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा ऑप्शन इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नन देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन में इसको ट्राई किया आप नहीं बोलते, इसको ट्राई किया नहीं बोलते, इसको ट्राई करके नॉर्मली हम लोग हमेशा केवल इस पार्ट से मतलब रखते हैं तो भी नहीं बोलते, इसका मतलब डी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ईस्टर में हमेशा ध्यान रखना है, ईस्टर भी नहीं, जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में दोनों तरफ कार्बन रखता हो दोनों को कंसिडर करना है। जैसे एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड दोनों तरफ कार्बन चेन रखता है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। ईस्टर दोनों तरफ कार्बन चेन रखता है, सॉरी, इसको हमेशा ध्यान रखना है। कीटोन की जरूरत नहीं है, कीटोन क्योंकि कार्बन चेन ब्रेक होगा ही नहीं तो कोई दिक्कत ही वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर अमाइड फंक्शनल ग्रुप है और अमाइड वाले पार्ट में हाइड्रोजन ना हो करके यहाँ कार्बन चेन हो, तब इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी कार्बन चेन आएगा, यहाँ से भी कार्बन चेन आएगा। तो जो जो फंक्शनल ग्रुप्स में दोनों तरफ कार्बन चेन निकल सकता है, लिविंग ग्रुप के साइड में भी और मेन कार्बन चेन के साइड में भी, उसको आपको पार्टिकुलरली ध्यान रख के ही काम करना है, नहीं तो आप हमेशा क्वेश्चन गलत करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑब्जर्व कर लिया भाई। पहले स्टेप में हेलोजनेशन है, ये तो बन ही जाएगा। दूसरे स्टेप में मैग्नीशियम ड्राई ईथर है, बेसिकली ईथर बोलो ड्राई ईथर बोलो एक ही चीज है। सो मैग्नीशियम के साथ ईथर दे रखा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन का मेथड है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा फिर एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक OH ग्रुप बनेगा, डाइल्यूट H+ के साथ हीटिंग दे रखा, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। फिर इसके बाद हम लोग O3Zn के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब ओजोनलेसिस, और यही कंपाउंड बन रहा। ठीक है, तो ये बन गया क्या सवाल ये? इसका हम केवल आंसर बताते हैं। अच्छा, एक स्कैन भी पूछा है, तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोगों ने कराया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, हमको नहीं मालूम बट ये न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। फिर न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हम लोग एलिमिनेशन कैरी आउट करने के लिए कर रहे थे, यहाँ पे OH भी आएगा। एलिमिनेशन कैरी आउट करने के लिए किए थे, तो चलो कुछ एलिमिनेशन हुआ, फिर ओजोनलिसिस हुआ। केवल एक ही कंपाउंड मिल रहा है, एक ही कंपाउंड तो नहीं मिल सकता, इसका मतलब इसी का 2 यूनिट होगा। अगर इसी का 2 यूनिट होगा तो ऐसा कुछ ले सकते हैं, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो इससे पहले वाला यूनिट बन जाएगा, मतलब 5 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये कंपाउंड किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हुआ और यहाँ OH का फॉर्मेशन हुआ, तो अंदर तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है कि हमारे पास रीअरेंजमेंट का केस नहीं है, यहाँ कहीं OH ग्रुप आ रखा होगा। तो OH ग्रुप यहाँ पे अगर आना है, ये तो आ गया OH ग्रुप, लेकिन इससे एक न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है, इसका मतलब यही पार्ट अपना न्यूक्लियोफिलिक यूनिट है। तो इसके केस में ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पे -Mg और Br होना चाहिए, और इसके ऊपर जब हम लोग हेलोजन पे जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मतलब जो कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया है, अगर इस वाले Y वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक ब्रोमीन वाला यूनिट होना चाहिए, क्योंकि ब्रोमिनेशन का केस है। इसका मतलब सबसे शुरुआत में बस ऐसा साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, ऑप्शन ए कंसिडर कर सकते हैं। मतलब उल्टा सोचा जा सकता है, बहुत भारी नहीं है। आप लोगों को हो सकता है नहीं बना होगा सवाल, लेकिन एक्चुअली वो भारी पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छा आसानी क्वेश्चन था सारा का सारा। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अभी देखना शुरू करो, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार शायद देखा है कि रिएक्टेंट क्या है। 2-4 बार 5 बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं। एक तो सारे रिएजेंट पहचानने होंगे, अगर आप रिएजेंट नहीं पहचानेंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। रिएजेंट पहचानना मस्ट है। रिएजेंट पहचान के उसके बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करो और उल्टे डायरेक्शन में सोचना शुरू करो कि भाई ये प्रोडक्ट तो नहीं बन सकता, जब भी बनेगा तो 2 बनेगा। अगर एक दे रखा मतलब इसी का 2 यूनिट है, तो इसको 2 यूनिट लिया। अच्छा, ओजोनलिसिस में हम लोग क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ते थे और ऑक्सीजन जोड़ते थे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ और डबल बॉन्ड बना दो। तो यहाँ से पहले डबल बॉन्ड हटा करके रिएक्टेंट बना लिया। कहने को ये प्रोडक्ट है अपना, लेकिन एक्चुअल में रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जैसे ही मालूम पड़ा तो भाई रिएक्टेंट कैसे बना है, डिहाइड्रेशन से बना है। डिहाइड्रेशन में अपने पास ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा था कहीं पे, मतलब अपने पास जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराए थे, जो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट का कार्बन चेन यहाँ पे ऐड होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करेगा। सो इस अल्कोहल के तरफ से जब हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराएंगे तब ये डबल बॉन्ड बन रहा। तो OH का एक ही ऑप्शन है। चलो ये तो ऐसा ही प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों के पास रिएक्टेंट की हम लोग बात करें तो OH का एक ही ऑप्शन है कि इस 5 मेंबर रिंग के
जो जंक्शन वाले 2 कार्बन है इसमें से किसी एक जगह पर OH ग्रुप हो। चलो W भी गेस कर लिया। अब सवाल यह है कि भाई एक OH लाना है पूरे कंपाउंड में, एक OH तो यहीं से आ जा रहा है केवल, और इसके अलावा इस पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी एडेड था, मतलब कार्बन चेन भी एक एडेड होना चाहिए। वो कैसा कार्बन चेन है? तो एक तो 5 मेंबर रिंग प्लस OH, 5 मेंबर रिंग प्लस OH तो ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस एक कार्बन चेन होना चाहिए, मतलब ये एडिशनल पार्ट कार्बन चेन का दिख रहा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज ग्रुप R। तो ये भी पता चल गया कि हम लोगों का मैग्नीशियम ड्राईथर के साथ जब रिएक्शन हुआ था तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पार्ट आया था वो क्या होगा, वो ऐसा कुछ होना चाहिए, इसके ऊपर माइनस, और Mg के साथ ऊपर बाहर हेलोजनेशन में ब्रोमीन कराया था तो MgBr होगा। ये भी गैस हो गया। अब सवाल है कि भाई ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए क्या अल्काइल हैलाइड रहा होगा? तो सिंपल सा केस है, R के साथ जो Br होता है बस इसको ब्रेक करके बीच में मैग्नीशियम डाल देते हैं हम लोग, तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम आ गया, मतलब ब्रोमीन और कार्बन के बीच से मैग्नीशियम हटा लो, ब्रोमीन और कार्बन को डायरेक्टली ऐड कर लो, ये हम लोगों का Y यूनिट हो गया। अब ये कंपाउंड कैसे बना होगा, ये हैलोजनेशन का बेसिक सा केस है, तो केवल हैलोजन अटैच करना है, पांचों कार्बन सेम है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है 5 मेंबर रिंग रहा होगा। उल्टा सोचने का ये तरीका कंसिडर कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आसान था, बट भारी क्वेश्चन होगा तो उसमें थोड़ा थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, हम तुम लोग क्वेश्चन उठा उठा के दे तो देते हैं, कभी कभी भारी भारी क्वेश्चन भी रहता है, मेरे लिए हेडेक हो जाएगा। NCO, ऐसा तो कोई फंक्शनल ग्रुप देखे नहीं हम लोग, अभी तक तो नहीं देखे हैं, है ना? नहीं देखे हैं तो ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था, नहीं हम तो देख रखे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रखे हैं। आदित्य जो है लड़का सीखा नहीं है अभी तक हमको, इसको लग रहा है कि हमको नहीं आता, हमको आता है, बाकी लोगों को नहीं आता। मेरा काम है कि उनको बिना ये नॉलेज के हम कैसे बता पाए कि क्या करेगा कंपाउंड। तो एक पॉइंट बताया था कभी आपको, जब भी कोई एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकते हैं क्या? तो जो CH3 माइनस है ये इस पे आराम से ऐड कर लेंगे, अगर ऐड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, नाइट्रोजन वाले साइड का बॉन्ड ब्रेक करें कि कार्बन वाले साइड का बॉन्ड ब्रेक करें? नाइट्रोजन वाले, सॉरी कार्बन वाला बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वाले साइड का बॉन्ड ब्रेक करें। किधर का बॉन्ड ब्रेक है, नाइट्रोजन वाले साइड का या ऑक्सीजन वाले साइड का? क्यों ऑक्सीजन वाले साइड का? हाँ क्या क्या क्या? ठीक है, और किधर का बॉन्ड ब्रेक है, नाइट्रोजन वाले साइड का या ऑक्सीजन वाले साइड का? अपना अपना रीजन दे सकते हैं। मेरा तो दिमाग ये बोलता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, उधर पीएच के साथ मेसोबैरिक इफेक्ट। चलो भाई इधर ऐसा बोल रहा है कि सर अगर इधर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ रेजोनेंस है, वो मेसोबैरिक इफेक्ट नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस है। चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन के साइड बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इधर रेजोनेंस नहीं है, इधर तो लंबा रेजोनेंस है और लीनियर कंजुगेशन है। तो छोटे लेवल पे बात मत करिए कि नेगेटिव चार्ज दिखते ही रेजोनेंस दिख रहा है, थोड़ा बड़े लेवल पे बात करिए। अच्छा ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्ड ब्रेक करके डाले तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, किसी भी पार्ट को ब्रेक करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये हमको पता है शायद इसलिए हम बोल पा रहे हैं। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग, वाटर का एडिशन किया, जब वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे OH, लेकिन ये कंपाउंड वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, ये अपने आप को टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके BH के साथ NH C डबल बॉन्ड O इसमें कन्वर्ट कर लेगा। क्या? हाँ CH3 है, अच्छा CH3 भी तो ऐड हो गया, चलो लो इसमें CH3 भी ऐड कर लिया, तो अपने कंपाउंड में यहाँ पे CH3 आ गया। बेसिकली अगर ये कंपाउंड बनता भी है तो ये पार्ट अपने आप को टॉटोमराइज कर रहा है, अगर टॉटोमराइज कर रहा है तो लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया अगर पहले वाले केस में बात कर रहा है। इस कंपाउंड को हम लोग आइसोसाइनेट बोला करते हैं। हाँ भैया सही बोले ना, आइसोसाइनेट ही बोलते हैं ना। हाँ मतलब ये मेरा मेमोरी का पार्ट है, इसमें हम हो सकता है गलत हो, इसलिए हम कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, मतलब ये नहीं बस सोचना कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, हम भूल सकते हैं, हम देखे हुए NCO, लेकिन मेरा दिमाग इस तरीके से वर्क नहीं करता, इसका नाम क्या है, क्या करना हमको नाम जान के, मेरा काम रिएक्शन कराना है।
हाँ ये होता कि आइसोसाइनाइड दिया वर्ड और बोला कि भाई अब रिएक्शन कराओ, तब तो सोचना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या है। इधर स्ट्रक्चर दे दिया तो नाम याद करके क्या कर लेंगे, वो क्या लेना देना है। मेरा जो बेसिक फंडा है, जब भी कोई एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड से अटैच्ड है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलेंगे, बस उसको यूज किया और प्रोडक्ट तो बन ही गया। लेकिन ये सब बेसिक्स हम लोग को ध्यान रखना है, ये सब बेसिक एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसको मिस करेंगे, टॉटोमराइजेशन के पार्ट को अगर आप मिस करेंगे तो क्वेश्चन आप गलत करेंगे। हम इन सब इन्फॉर्मेशन को बस मिस नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए खैर ये आसान नहीं है। मतलब आपको ये 10 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ध्यान रखने हैं कि भाई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया लेकिन ये सब चीज चेक होना है क्या, तो हमेशा क्रॉस चेक करना है। तो जैसे ही प्रोडक्ट आया, दिख गया आपको कि भाई यहाँ टॉटोमराइजेशन का केस हो रहा है, टॉटोमराइजेशन कराया, प्रोडक्ट बना लिया। ये चीज अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अभी जैसे जैसे रीजन प्रैक्टिस करेंगे 20-25 एक महीना तक आपका लेवल बढ़ जाएगा। खैर चलते हैं हम लोग अगले वाले पार्ट में। ये क्या कराएगा, ऐसा क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लिया आप लोग, है ना। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इस केस में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और ये कंपाउंड बन सकता है ना। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ए कंसिडर कर सकता है। ठीक है, और कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्या, अरे भाई टोटोमराइजेशन कराने का पर्पस भी तो सॉल्व होना चाहिए। टोटोमराइजेशन क्यों कराएंगे हम, स्टेबल बनने के लिए। तो स्टेबल अगर, वो तो सेल्फ टोटोमराइजेशन भी होता है, कोई भी कंपाउंड मान लो ऐसा दे रखा, अगर ये ना दे करके ऐसा दे दिया और कुछ नहीं भी दिया है, तो सेल्फ ऑटोमराइजेशन में जाएगा ही जाएगा, अपने आप को इसे भी कन्वर्ट कर लेगा टाइम के साथ। तो ये कभी भी नहीं होने वाला है एग्जिस्ट करने वाला है। एग्जिस्ट तो खैर हमेशा करेगा, माइन्यूट अमाउंट में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा हवा में डाउट मत पूछा करो, घटिया घटिया बहुत मान मारेंगे। हाँ ये जो रिएजन है, रिएजेंट, इसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में यूज किया करते हैं। जो हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन हम बता देते हैं, रिएक्शन इज इजी। अगर कहीं पे रिएजेंट मिल जाए तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी अमाइड का रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए, इसका रिएक्शन आप, अच्छा रिएक्शन में ब्रोमामाइड बोला है तो ब्रोमीन तो होगा ही होगा। अगर आप इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तब उस केस में कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ से C डबल बॉन्ड O हटा लेना होता है। इसको जैसे ही आप हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, नेक्स्ट O। डिग्रेडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन चेन छोटा हो गया, तो जब एक कार्बन चेन छोटा हो गया तो डिग्रेड कर गया कार्बन चेन, इसलिए हम लोग डिग्रेडेशन बोलते हैं। हॉफमैन तो चलो बस नाम है, लेकिन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हम लोग को 1 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन मिलता है, केवल 1 डिग्री अमाइड मिलेगा, तो सॉरी अमाइन मिलेगा, और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका मैकेनिज्म हम लोग नेम रिएक्शन में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में डिस्कशन करेंगे इसका। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ने पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये खुद से बनाओ तुम लोग, ये हम नहीं बताएंगे। इसका आंसर बस हम एक बार गेस कर देते हैं कि क्या होना चाहिए। सी ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब ये आपके जो हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कल दिए थे ना क्लास में, उससे भी आसान क्वेश्चन है। कल जो सीक्वेंशियल रिएक्शन दिया था थोड़ा भारी था रिलेटिवली, पहले दूसरे से, ऐसा नहीं कि बहुत भारी था, लेकिन कल वाला रिलेटिवली भारी था, उससे आसान सीक्वेंशियल रिएक्शन है। आगे बढ़े, चलो भाई इस क्वेश्चन में क्या होगा, रिडक्शन विथ LiLH4, ये बन जाना चाहिए। कौन सा आंसर होगा, इस कंपाउंड का रिडक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ का रिडक्शन कराए, इसका रिडक्शन कराए, चलो हो जाएगा। और कहाँ का रिडक्शन कराए, क्या ईस्टर वाले साइड में रिडक्शन कराए। ईस्टर वाले रिडक्शन साइड में रिडक्शन कैसे होता है, तो पहले H माइनस वाला पार्ट यहाँ जाता है, इसको यहाँ से हटा देता है। जैसे इसको यहाँ से हटाएगा तो इधर OH का फॉर्मेशन होगा, फिर इसका वापस रिडक्शन होकर इसको भी OH में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर एक OH आएगा, ये हटा लेते हैं,
इधर भी एक OH आएगा, इधर इसको हटा लेते हैं, इधर भी एक OH आएगा और यहाँ पे शायद गायब हो जाएगा। ऐसा कुछ है ऑप्शन? और कहाँ OH आएगा? नहीं नहीं, ठीक तो है। लास्ट वाले ऑप्शन में यहाँ से इसको हटा दिया, अभी तो जस्ट ऊपर सॉल्व किया ना बे, NC डबल बॉन्ड O है तो ये गायब हो जाता है ना। यहाँ पे N के साथ C डबल बॉन्ड O है, इसको देखिए ना भाई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें इस कार्बन चेन को ब्रेक नहीं किया, बस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट किया, जबकि ईस्टर में ये बॉन्ड भी ब्रेक होना है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है पूरे कंपाउंड में? ऊपर तो सेम ही है, ऊपर तो सब जगह सेम है, मतलब ऊपर के हिसाब से कहीं आप रिजेक्शन नहीं कर सकते थे। नीचे में 2 जगह OH है तो 2 जगह नहीं है, इसके बेसिस पे रिजेक्शन हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ होना नहीं है, केवल ये ऑप्शन बच गया, इसमें क्या करें? तो इसमें बॉन्ड को ब्रेक करना था अपने को, इसलिए ठीक है ऑप्शन डी है। लेकिन एक बड़ा अच्छा सवाल है इसमें, आप लोग शायद सुने होंगे, जैसे मान लो अगर अल्कीन का रिएक्शन हम लोग LiLH4 के साथ कराते हैं तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि अल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, H माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर अल्कीन किसी माइनस M ग्रुप के साथ अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज सिनामाइल सिस्टम, तब उस केस में इस अल्कीन का रिडक्शन हो जाता है। एक्चुअल में अल्कीन में LiLH4 में कोई रिडक्शन नहीं होता, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो फिर हम लोगों के डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसा फॉर्मेशन होगा, O माइनस और यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, जहाँ पे माइनस चार्ज बना वहाँ पे H प्लस ऐड होता है, तो इसलिए रिडक्शन हो जाता है। अगर हम लोग इसके आगे प्रोडक्ट फॉर्मेट करेंगे तो C डबल बॉन्ड C, O माइनस, फिर इसके बाद हम लोग चाहे तो OH का फॉर्मेशन कर सकते हैं, टॉटमराइजेशन भी करा सकते हैं, जो आपको कराना है करा लो, तो अपने प्रोडक्ट में ऐसा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। सो अगर कभी भी एक अल्कीन, एक वर्ड यूज किया जाता है सिनामाइल सिस्टम, अगर कभी कोई पाई बॉन्ड सिनामाइल सिस्टम का पार्ट है, सिनामाइल सिस्टम का पार्ट मतलब कि हम लोगों के अल्कीन का कॉम्बिनेशन किसी माइनस M ग्रुप से हो, सिनामाइल सिस्टम सिनामिक एसिड से आया है बेसिकली, वहां पे COH ग्रुप होना चाहिए। तो अगर कभी भी कोई डबल बॉन्ड सिनामाइल सिस्टम का पार्ट हो, मतलब उस डबल बॉन्ड से कोई माइनस M ग्रुप अटैच्ड हो, तो उस पर आराम से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है, इसलिए उसका भी रिडक्शन करा पाता है LiLH4। तो LiLH4 अल्कीन का रिडक्शन नहीं करा सकता एक्सेप्ट सिनामाइल सिस्टम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हम लोग को। लेकिन ऊपर एक चीज देखो, यहाँ सिनामाइल सिस्टम दिख रहा है क्या? यहाँ पे सिनामाइल सिस्टम दिख रहा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जो माइनस M ग्रुप है इसमें नाइट्रोजन और सॉरी ऑक्सीजन का लोन पेयर भी है, और ये अल्कीन जब रेजोनेंस में जाने की भी कोशिश कर रहा है तो नाइट्रोजन भी इधर लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज में उतने अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा होगा, इसीलिए LiL4 यहाँ पे रिएक्शन नहीं कर पा रहा, तो आखिर में उसको फिर इसी कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन करना पड़ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी है जहाँ पे अल्कीन का रिडक्शन नहीं हुआ। बट अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर ये पार्ट नहीं होता या नाइट्रोजन नहीं होता, यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होता, तब फिर इसका रिडक्शन आप आराम से करा सकते थे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में फिर रिडक्शन नहीं होता, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे अच्छे जब हम कराएंगे तो उसमें इस तरह का मतलब सिचुएशन हम फिर से कवर कर लेंगे। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए इसका। अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो ये, इसको मार्क करके रखते हैं, इसको 2-3 बार रिवाइज तो करना पड़ेगा वरना आप गलत करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में चलता है। क्या? कहाँ पे? कौन से पार्ट पे? ये ब्लू से क्रॉस की ये? हाँ तो ये तो बताया ना कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे अमाइड वाला ग्रुप है, तो इसको हम लोग रिडक्शन के टाइप में हटा देंगे, वहां से वही क्या? अबे उसमें कार्बन हटा देते हैं भाई, कार्बन ही गायब कर देते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन डिस्कशन हुआ है, कहाँ गया? नहीं, कौन सा क्वेश्चन था जिसमें रिडक्शन कराए थे हम लोग?
हाँ यही तो क्वेश्चन है। शनि तुम्हारा सूर्य का नक्षत्र खराब चल रहा है, पानी में डुबा डुबा के मारेंगे तुमको हम। क्या क्या जो थोड़ा बहुत है उसका सूर्य का सब सब उड़ा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कर लिया, सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कर लिया कंसिडर, एंड डिसाइड एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू। नहीं कर पाएंगे डिसाइड, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले वाले केस में डबल बॉन्ड है, COH है, एक कैरल सेंटर है, दूसरे वाले केस में भी कुछ कुछ है, तीसरे वाले केस में भी कुछ कुछ है, टर्मिनल एल्काइन, चौथे वाले केस में हेमी, सॉरी, इथर दे रखा, अल्कोहल दे रखा, यहाँ केवल इथर दे रखा, ठीक है। 2 gives no reaction with any metal, however 1 mole of 4 on reaction with any metal, अरे यार, 1 mole of 4 on reaction with any metal will liberate 22.4 liters of H2 gas at STP। मान लो कि अगर एक अल्कोहल ग्रुप दे रखा, इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, तो RO माइनस बनता था और साथ ही साथ H2 बनता था। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो इस कंपाउंड का एक मोल H2 के आधे मोल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे बोला है टू गिव्स नो रिएक्शन विद एनी मेटल। टू वाले पार्ट का मतलब ये, इसमें इथर है, कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। हाउएवर 1 मोल ऑफ 4 इसमें एक OH ग्रुप है केवल। अगर एक OH ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ से आधा मोल H2 निकलेगा। अगर दो OH ग्रुप होता तो एक मोल H2 निकलता। तो एक मोल ऑफ 4 ऑन रिएक्शन विद एनी मेटल विल लिबरेट 22.4। 22.4 लीटर ऑफ H2 का मतलब एक मोल की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सेकेंड ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वन विल गिव ब्रिस्क इफरवेसेंस, ब्रिस्क बोलो या सिंपल इफरवेसेंस बोलो, सेम ही चीज है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट हम लोग वर्ड यूज किए थे ऑन एडिशन ऑफ NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलो या इफरवेसेंस टेस्ट बोलो या NaHCO3 टेस्ट बोलो, लास्ट क्लास में बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड इफरवेसेंस टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसमें सही है। बट विल नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द कलर ऑफ Br2 वाटर। इसमें Br2 वाटर में कोई कलर चेंज नहीं होगा, इसमें अल्कीन है। अगर अल्कीन है इसका मतलब ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, तो ब्रोमीन के कलर को डिकलराइज करेगा। सेकंड ऑप्शन इसमें भी गड़बड़ है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन वाले पार्ट में 3 विल लिबरेट H2 गैस विद एनी मेटल। 3 विल लिबरेट H2 गैस, ठीक है, इसमें टर्मिनल अल्काइन है, ये एनी मेटल टेस्ट पॉजिटिव देगा। ये हम लोग का डिस्कशन शायद लास्ट क्लास में या उससे पहले क्लास में हुआ था। तो पहला पार्ट तो ठीक है। गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट, ये भी आप लोग को एक दिन पहले दिन ही बताया था कि टॉलेंस टेस्ट टर्मिनल अल्काइन, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर देता है। ये सभी रिएजेंट्स बताया था। टॉलेंस टेस्ट टर्मिनल अल्काइन देता है, इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड है ये सब देते हैं। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड देगा, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड के जैसा ऐसा यूनिट आ रखा, इसलिए ये भी देगा। इसके अलावा क्या देगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर, मतलब ये भी कंपाउंड हो सकता है, ये भी कंपाउंड हो सकता है। ये सब के सब टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। विल गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट विद, व्हाइट प्रेसिपिटेट लेते हैं क्या? सिल्वर प्रेसिपिटेट होता है वैसे तो, चलो ठीक है, उसको व्हाइट मान सकते हैं, सिल्वरी व्हाइट बोला जाता है। गेस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद टॉलेंस रिएजेंट बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू लिकास रिएजेंट और 2,4 DNP टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड स्टेप भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डज नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स लिकास टेस्ट, यहाँ अल्कोहल नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब लिकास टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, स्टेटमेंट भी सही है। और 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट किसका होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब ये दोनों भी नहीं देगा, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी सही है। बट फिर भी एक बार फोर्थ वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 गिव्स टर्बिडिटी विद एनहाइड्रस ZnCl2, यार फोर्थ भी सही है। फोर्थ से नहीं है क्या? 4 gives turbidity with anhydrous ZnCl2 देगा क्या? मल्टीपल करेक्ट तो क्वेश्चन नहीं है, 6 नंबर क्वेश्चन। सही तो ये भी है। 3 will liberate H2 gas with any metal, टर्मिनल अल्काइन है।
गेस white precipitate with tolerance। एक चीज बस थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसको ये फिर पता नहीं, मतलब फोर्थ ऑप्शन मेरे हिसाब से ज्यादा सेंसिबल है। थर्ड ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है, OCH3 प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा, तो यहाँ का जो एक्टिव हाइड्रोजन है पुअर होगा, बट स्टिल एनेमेटल टेस्ट तो मेरे हिसाब से देना चाहिए। व्हाइट प्रेसिपिटेट का हमको नहीं पता, यहाँ पे OCH3 के प्लस एम के वजह से अगर कुछ इफेक्ट होगा तो अलग बात है, बट फिर भी हम एक और क्वेश्चन का ऑप्शन चेक कर लेंगे, इसका आंसर एक बार चेक करना जरूरी होगा, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से दोनों आंसर होगा, तो ऑप्शन सी और डी अगर दोनों होगा, बाई चांस हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन उठा लिए होंगे, तो फिर तो मेरे आंसर ही गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे प्लस एम की वजह से हम कुछ मिस कर रहे हैं, तो ये तो इन्फॉर्मेशन का चीज है, ये मेरे पास भी नहीं होगा तो हम नहीं बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, हम भी गलत करेंगे। वैसे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम इसमें फोर्थ ऑप्शन भी मार्क करेंगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में गलती के चांसेस हमको दिख गए हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्कोहल 3 डिग्री पे है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी देगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, तो पहला ऑप्शन मेरा फोर्थ होगा। अगर मल्टीपल करेक्ट है तो फिर तो हम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी सिंगल करेक्ट है और इसमें कुछ एरर होगा या इस तरह के सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उसको चेक करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कंपाउंड वाई, क्या है फॉर्मूला? C7H8O। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 4 ही होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 4 है तो बेंजीन रिंग में चारों कवर हो गया। चलो बेंजीन रिंग तो कहानी खत्म। इनसॉल्युबल इन वाटर, अगर वाटर में इनसॉल्युबल है मतलब जो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए वो नहीं हो सकता, मतलब ये जो कंपाउंड है अगर वाटर में इनसॉल्युबल है मतलब वाटर में आयंस में डिसोसिएट नहीं कर रहा होगा, इसको जैसे ही आप वाटर में डालेंगे तो ये पार्ट अगर पीएच O- में कन्वर्ट हो रहा है मतलब वाटर में सॉल्युबल नेचर का है, ऐसा बोला जा सकता है। इनसॉल्युबल इन वाटर बोल रहा तो अल्कोहल को एक बार के लिए छोड़ा जा सकता है, ये लास्ट ऑप्शन लिया जा सकता है। डाइल्यूट HCl में भी बोला है, क्या क्या बोलना चाह रहा है भाई? ऐसे बोलना चाह रहा है C7 इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं इसके हिसाब से नहीं बात कर पाएंगे। डाइल्यूट HCl मतलब एसिडिक मीडियम होना चाहिए, लास्ट में वैसे रिएक्शन नहीं करेगा। डाइल्यूट HCl में ये सब अपना H प्लस लूज नहीं करेगा तो उसमें भी इनसॉल्युबल है। एक्वस NaHCO3 ये सब में से कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, इसका मतलब एक्वस NaHCO3 टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि फिनॉल तो स्लाइटली एसिडिक है, लेकिन क्रिसॉल मॉलिक्यूल, फिनॉल के ऊपर अगर CH3 है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिसॉल, क्रिसॉल मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट जाता है, वाटर से कम हो जाता है, इसलिए इनसॉल्युबल है। ये इन्फॉर्मेशन नया है मेरे लिए, हम पीएच नहीं देखे आज तक कभी भी इसका। सो फिनॉल का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है वाटर से, ये तो आराम से सॉल्युबल है, लेकिन क्रिसॉल मॉलिक्यूल प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा, इसलिए वाटर में इनसॉल्युबल है। अगर आयन में कन्वर्ट हो रहा था वाटर में तब तो सॉल्युबल था, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा इसलिए इनसॉल्युबल है। डाइल्यूट HCl कॉमन आयन इफेक्ट कैरी आउट करेगा, इसको आयन में कन्वर्ट होने से रोकेगा। बेसिकली PHOH को अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं, ये O- और H प्लस में डिसोसिएट होना चाहता है, लेकिन जो HCl है तो HCl भी H प्लस और Cl- बनाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये मेरे हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बताए भी थे। रिएक्शन जब बैकवर्ड में जाएगा तो आयन का फॉर्मेशन बंद होगा, मतलब इनसॉल्युबल होगा। और NaCO3 टेस्ट पॉजिटिव नहीं होता है तो इसकी बात नहीं कर रहा है। इट डिजॉल्व इन डाइल्यूट NaOH, NaOH बेसिक मीडियम शो कर रहा, अगर बेसिक मीडियम है यहाँ से H प्लस हटाएगा ही हटाएगा, मतलब O- का फॉर्मेशन कराएगा, O- का फॉर्मेशन कराएगा, लास्ट वाले केस में नहीं करा पाएगा। तो लास्ट वाला पार्ट NaOH में भी इंसॉल्युबल है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया। व्हेन Y इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर it is converted rapidly into a compound of formula C7H5OBr3, C7H5OBr3। सो बेसिकली दो ब्रोमिनेशन हो रहा है, अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कशन किए होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, अगर आप फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, ये डिस्कशन हुआ भी शायद था हम लोग का, ब्रोमीन वाटर अल्कीन अल्काइन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है अलॉन्ग विद फिनॉल एंड एनिलीन, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये बता रखा था ना शायद। सो OH के रिस्पेक्ट में
तीनों पोजीशंस पे ब्रोमीन का एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे कितना ब्रोमीन हो रहा है? 3 ही ब्रोमीन है। अगर 3 ब्रोमीन है तो प्रॉब्लम क्या है, इस ऑप्शन में यहाँ पे तो ब्रोमिनेशन नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया। इस ऑप्शन में यहाँ हो सकता है ब्रोमिनेशन, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस ऑप्शन में यहाँ ब्रोमिनेशन नहीं हो सकता, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये हम भी नहीं सोच पाए, बट ये एक बार हम चलो डेटा चेक कर लेंगे जस्ट फॉर कंफर्मेशन। इनसॉल्युबल इन वाटर बोला है क्योंकि हम ये गेस कर पा रहे हैं कि फिनॉल को का पीएच जो होता है वो ऑलमोस्ट 6.7 के रेंज में होता है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। लेकिन जैसे ही आप फिनॉल पे CH3 डालेंगे, मतलब क्रिसोल मॉलिक्यूल डाल देंगे, तब इसका पीएच हो सकता है कि ग्रेटर देन 7 हो जाए। अगर इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा या ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 होगा, तो ये आयंस में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा, वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो इसीलिए इनसॉल्युबल इन वाटर का केस दे रखा। बाकी स्टिल इस इन्फॉर्मेशन को हम चेक करना प्रेफर करेंगे। आंसर तो खैर निकल गया है, बट इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को, ताकि आपको भी ये इन्फॉर्मेशन नोट करने का ऑप्शन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट जो बी का H बॉन्डिंग पानी में, हाँ ये भी एक फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का, लेकिन फिर चॉइस क्या है? और तो कोई चॉइस ही नहीं है। और डिसॉल्व इन डाइल्यूट NaOH बोला है, तो लास्ट ऑप्शन वैसे ही रिजेक्टेड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस कंसिडर तो डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेंगे सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट। मतलब ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी केस है जो हम लोग को ध्यान में भी नहीं था। चेक करने लायक है, डेफिनेटली चेक करने लायक है। ये तो चेक किए बिना नहीं बता पाएंगे। ये जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है। आंसर तो बी निकल गया है, लेकिन फिर भी ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, उतना क्लैरिटी नहीं दे रहा। मतलब हम क्वेश्चन तो खैर मार्क कर देंगे बी, क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं है, तो मेरे लिए आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, मतलब हम लोग ये पर्पज से क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन अपना क्लियर हो। ये जो सॉलिबिलिटी वाला पार्ट है, बाकी सब में तो निकल के आ गया, एक्वस NaCO3, डाइल्यूट HCl, NaOH सब समझ में आ गया, लेकिन ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इसमें एक और भी एंगल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी केस हो सकता है। हम तो इसको एक ही पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए मार्क कर लिया, इसको भी देख लेंगे। 7 के बाद 8 बताना पड़ेगा क्या? ये नहीं बता रहे हम, इसको आप खुद से करिए। 9 वाले पार्ट में चले। हाँ आंसर बता दे। अबे तो फिर तो इसमें बाहर वाला चीज पेरेंट चेन होना चाहिए, जो कि बाहर ज्यादा सैचुरेटेड नहीं। एक सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप अंदर है, OH वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप है, अंदर वाला पार्ट पेरेंट चेन होना चाहिए। 6 का कार्बन चेन है, नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, 1 के बाद किधर जाना चाहिए? तो इस साइड से जाने पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, इस साइड से भी जाने पे सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन इस साइड से जाने पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो फिर लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग शुरू करना चाहिए। 3rd पे ब्रोमो होना चाहिए। कहाँ है 3 पे ब्रोमो? लास्ट ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। साइक्लोपेंटा 2,4 डाइईन 1 ऑल, ठीक है। इसके अलावा 3 पे ब्रोमो है, और 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन उसके सेकंड नंबर पे 1 2, सेकंड नंबर पे, 4th नंबर पे और 6th नंबर पे ट्राइनाइल है, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंजुगेट एसिड बोला है, सो कंजुगेट एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। जब भी आप कभी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो H+ हटा के कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करते हैं। जितना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रह रहा होता है। क्या ऐसा ही बोल सकते हैं, कंजुगेट बेस जितना वीक नेचर का होगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट बेस जितना वीक होगा, उतना ही ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग रहा होगा। तो सवाल में पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए कंजुगेट एसिड का, इसके बारे में नहीं पूछा है, इसके कंजुगेट एसिड का पूछा है। तो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए बेसिकली इन्हीं सब का बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है हम लोगों को। जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड सबसे वीक रहा होगा, जो सबसे वीक बेस होगा उसका कंजुगेट एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग रहा होगा। कौन सा बेस सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें? नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन रेजोनेंस में जा रहा और यहाँ माइनस चार्ज बना रहा, यहाँ के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ आएगा। यहाँ पे भी यही कैच है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो हम लोगों के नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, लेकिन ये माइनस चार्ज उतनी देर तक रहना नहीं चाहेगा क्योंकि एरोमेटिसिटी का पार्ट है।
थर्ड वाले केस में लोन पेयर कंप्लीटली फ्री है और फोर्थ वाले केस में लोन पेयर कंप्लीटली एरोमेटिसिटी का पार्ट है। इसका मतलब फोर्थ वाला पार्ट सबसे वीकेस्ट बेस होना चाहिए, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निकल के आना चाहिए। तो फोर्थ का ऑर्डर तो सबसे हाईएस्ट निकल के आ गया। इसके बाद वन वाले में लोन पेयर था भी और एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया प्लस एम की वजह से। सेकेंड वाले केस में लोन पेयर था लेकिन एक नेगेटिव चार्ज का पार्ट आया, बट वो कंजर्वेशन सिस्टम का पार्ट है और यहाँ लोन पेयर फ्री है। सेकेंड और थर्ड में क्यों कंपेयर करें, सॉरी कैसे कंपेयर करें, यहाँ भी एक लोन पेयर है, यहाँ भी एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आ रहा। पहला वाला केस एब्सोल्यूट सेंस में ज्यादा दिख रहा है, पहले वाले केस में तो कोई डाउट नहीं है। पहले वाले का बेसिक एक्शन सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब इसके कंजुगेट एसिड का एसिड एक्शन सबसे लोएस्ट होगा। ऐसा कोई ऑप्शन मन मैच कर रहा है क्या? सी ऑप्शन। लेकिन फिर इसमें कैच है ना, यहाँ पे नन ऑफ दिस भी दे दिया है। बाप रे, बड़ा खतरनाक सवाल दिया है। मतलब ये कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। रिलेटिव कंपेयर आप कर सकते हैं बट इस क्वेश्चन को कंपेयर करने का एक्चुअल में कोई तरीका नहीं है। आइडियली यहाँ का लोन पेयर कंप्लीटली फ्री है, यहाँ का भी लोन पेयर फ्री है और यहाँ का लोन पेयर रेजोनेंस में भी है, तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज भी आ रहा। नन ऑफ दीज ही मार्क करेंगे हम इसमें। वैसे हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, नेगेटिव लेने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन को छोड़ना प्रेफर करेंगे। जियो से इतना भारी क्वेश्चन हो सकता है हम जिंदगी में नहीं सोचे थे। नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, चलो इस पे H प्लस ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी H प्लस ऐड करके देख लेते हैं। क्या चॉइस है इसमें? नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा। नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा। क्या चॉइस है इसमें? जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस में जाएगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा। ये लोन पे रेजोनेंस में गया, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे कुछ नहीं है। एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, दूसरे पे जा रहा है। दूसरे तरफ से पॉजिटिव चार्ज हट रहा है, पहले पे जा रहा। मतलब अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे मतलब प्लस चार्ज बाई 2, प्लस चार्ज बाई 2, और अगर पायरिडीन में पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो एक प्लस चार्ज है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग इस कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बना के चलते हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा थॉट देने वाला क्वेश्चन ये। अगर हम लोग दोनों कंपाउंड का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो इस केस में रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीट नहीं, इसमें भी तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक सेकेंड पाई बॉन्ड बना रखे हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये हटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये हटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर आगे भी जाएंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है लेकिन बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है। ओके, ठीक है, निकाल सकते हैं। अगर हम लोग पायरिडीन का H प्लस ऐड करने के बाद अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं
तो उस केस में इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यानी एक सेकेंड, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव चार्ज निकल के आएगा बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन पे, बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन का मतलब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव की बात कर सकते हैं। ये 4 जगह पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट उतना स्टेबिलिटी रखेगा नहीं, क्योंकि कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर में नहीं आ पाएगा। तो अगर हम लोग इसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखें, यार मेरा डिजिटल पैड बंद हो गया है, इसके अगर हम लोग अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि हम लोग क्यों ऐसा कंपेयर कर रहे हैं। मान लो अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले वाले कंपाउंड का, तो एक पाई बॉन्ड को रेजोनेंस में लेके गए, केवल एक पाई बॉन्ड को, तो यहाँ पाई बॉन्ड था, यहाँ पाई बॉन्ड था, ठीक है, इसको हटा लेते हैं अभी के लिए। पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ। एक चीज बताओ, पायरिडीन वाला जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम लोग, मतलब ये मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल अपने पास, इन दोनों मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? मतलब मॉलिक्यूल तो सेम ही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ऊपर वाला, जल्दी बताओ। ऊपर वाला, क्यों ऊपर वाला? क्या है? सी के प्लस के ऊपर प्लस और एन के ऊपर प्लस है। अब गधा लोग फिर से बोल रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ना, पहले रूल सारा पढ़ करके आओ। 2-3 क्वेश्चन हो चुका है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, रूल अभी अभी भी नहीं पढ़ा है। ऊपर वाले केस में कितना पाई बॉन्ड है? नीचे वाले केस में कितना पाई बॉन्ड है? कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कर रहा है, तो नीचे वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला पार्ट। अगर नीचे वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, मतलब जब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे वाले पार्ट पे ही ज्यादा आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर का भी है। पहला चीज, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट और दूसरा एरोमेटिक नेचर का भी है। तो यहाँ का रिंग रेजोनेंस हाइब्रिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से एरोमेटिक नेचर का है, ऊपर वाला पार्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से एरोमेटिक नेचर का नहीं है। तो दोनों फैक्टर से इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, मतलब मेन ये मॉलिक्यूल रहेगा। अगर मेन ये मॉलिक्यूल रहेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बहुत हाई होगा, यहाँ से H+ जल्दी हटना चाहेगा। जबकि इस केस में दोनों जगह पे एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा तो कहीं कहीं और रेजोनेंस हो ही रहा है, उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट नाइट्रोजन के ऊपर +½ और +½ है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन उतना एसिडिक नेचर का नहीं है। बट मतलब आप इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में गेस कर पाएंगे बहुत मुश्किल है। अगर हम भी एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, आइदर हम सीधा इसमें तुक्का मार लेंगे कि चलो सी और डी ऑप्शन है, तो इसलिए सी ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन स्टिल नन ऑफ दीज होने का मतलब कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए अगर एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव होगा तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ना प्रेफर करेंगे। अगर हम ही को इस क्वेश्चन को सोचने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को सोच पाए बहुत मुश्किल है। हाँ, एक चीज है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देख लिया है तो इसलिए हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बना सकते हैं क्वेश्चन। यही पर्पस भी है एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट इसलिए लगता है आंसर एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर डेटा में कुछ और वैल्यू होगा तो कुछ और लॉजिक निकल के आ जाएगा, तो इसलिए आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा हमको। देख लेंगे चेक करके क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभी के लिए बस हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, बाकी इसमें क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। जो पहला रिएक्शन है, आप बस ये देखो कि लेफ्ट साइड में एसिड क्या है, राइट साइड में एसिड क्या है। जैसे पहले वाले केस में मेरा डिस्टर्बेंट बंद हो गया डिस्चार्ज होकर के, लेफ्ट वाले साइड में HCl एसिड है और राइट वाले साइड में एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? अगर HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है और CH3COH वीकर एसिड है, कभी भी लेफ्ट साइड का एसिड और लेफ्ट साइड का बेस स्ट्रॉन्गर नेचर का हुआ, ये साइमल्टेनियसली होगा। अगर लेफ्ट साइड का एसिड और लेफ्ट साइड का बेस स्ट्रॉन्गर नेचर का है और राइट साइड का एसिड और राइट साइड का बेस अगर वीकर नेचर का है, तब इस केस में रिएक्शन हो जाएगा। बेसिकली कोई भी सिस्टम अनस्टेबल से, अनस्टेबल मतलब स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, स्टेबल मतलब वीक रिएजेंट, कोई भी सिस्टम अगर अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ बढ़ रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक की तरफ बढ़ेगा, रिएक्शन फिजिबल होगा ही होगा। सवाल है पूछा विच इज नॉट फिजिबल, तो पहला वाला पार्ट फिजिबल है, मतलब ये नहीं होना है।
वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन को चेक करिएगा। अब एक बार आंसर बस बता देते हैं कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, NaNH2 होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लास्ट में NH3 बना हुआ है, NaNH2 होना चाहिए। रिएक्शन सी फिजिबल नहीं है, बाकी सारा रिएक्शन फिजिबल है, मतलब सॉरी रिएक्शन सी फिजिबल नहीं है इसलिए आंसर होगा, बाकी सारा रिएक्शन फिजिबल है। बट आप चारों ऑप्शन एक बार चेक करके देखिए आपके हिसाब से क्यों रिएक्शन फिजिबल है, क्यों रिएक्शन फिजिबल नहीं है, कंसेप्ट आपको बता दिया। वैसे हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस क्वेश्चन वाले पार्ट को। अभी ब्रेक खत्म हो गया तो मेरा एक मीटिंग है, इसलिए आपको क्लास भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए यहीं पे क्लास ये करते हैं। कल आप लोगों का क्लास का शेड्यूल तो लगा हुआ नहीं है। कल मेरा आज मेरा ट्रेन है शाम में, कल हम सुबह पहुंचेंगे ऑलमोस्ट 10 बजे, 10:30 बजे के अराउंड हम ट्रैवलिंग में होंगे, तो मे भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा लेट पहुंचे, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक। कल के क्लास का टाइमिंग हम ऑनलाइन कर लेंगे और आपको बता देंगे कि क्लास कितने बजे से रख सकते हैं। ठीक है, क्लास तो रखेंगे ही कल आप लोगों का। वो जो रिवीजन क्लास चल रहा है 31 को तो रहेगा, बट एडवांस से क्वेश्चन सॉल्विंग का क्लास रखना है कि नहीं रखना है वो भी हम आपको क्लास में इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसे ग्रुप में, और उसका क्लास हम लोग कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास क्या आज शाम में